हाय गाइस, मैं विशाल पटेल फ्रॉम मुंबई बट माय ऑल फ्रेंड कॉल में विशु। वैसे तो मैं गुजराती हूँ लेकिन रहता मुंबई में हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं। मेरी हाइट 5 फुट है। ये घटना 2015 की है जो पिछले ही वीक में हुई थी। मैं मुंबई में एक फ्लैट लेकर रहता हूँ। मेरे पड़ोस में एक फैमिली रहती है जिसमें भाभी और उसका पति है। उसको पिछले 5 साल से बच्चा नहीं हुआ है। पति की एक किराने की दुकान है और बीवी उसकी घर में ही रहती है। वो रोज मॉर्निंग में कसरत करती है लॉबी में, टाइट कैप्री और टी शर्ट में। क्या जबरदस्त लगती है। उसके बॉलर्स बहुत मुलायम और नाजुक है कि उनके शेप को महसूस करते ही उनको छूने का मन करने लगे। जब भी कसरत करती तो उसके बॉल उछल पड़ते और मैं भी उसको देखता रहता, क्योंकि हर सुबह मैं चाय पीने के बाहर जाता था। मैं मुंबई में अकेले रहता हूँ। मैं उसके पति के साथ कभी कभी बातचीत कर लेता था। उसकी दुकान पर कुछ ना कुछ लेने जाता ही था। वो कभी भाभी रहती थी दुकान पर, तो मैं काफी घुल मिल गया था। उसका पति मेरे दोस्त जैसा हो गया था। उसको कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम थी और मुझे उसके बारे में बताता था। एक बार उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे। मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए और उसने कमिटमेंट दिया कि नेक्स्ट मंथ उसका लोन पास होते ही वो मुझे वापस कर देगा। अभी 1 महीने बीत गया और उसने पैसा नहीं लौटाया। जब मैंने उसको बात की तो उसने मुझसे 15 दिन का टाइम मांग लिया। अगली बार फिर से 15 दिन, फिर से 15 और इसी तरह से 2 महीने बीत गए और फिर 3, 4 और फिर 6 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन मैं उसकी दुकान पर कुछ लेने गया और भाभी वहां पर बैठी हुई थी और उसके पति नहीं थे, कुछ काम से बाहर गए हुए थे। मैंने जैसे ही पैसे देकर दुकान से जाने लगा तो भाभी ने मुझे बुलाया और रोने लगी। वो मुझसे कहने लगी कि मेरे पति ने आपसे जो पैसे लिए हैं वो कैसे वापस कर पाएंगे, उनका लोन पास ही नहीं हो रहा है। मैंने फिर भाभी को दिलासा दिया और कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं आया था, आप गलत मत समझिए। फिर जाकर वो थोड़ी शांत हुई, फिर मैं वहां से चले गया। अब बाद में मैं जब भी उनकी दुकान में कुछ लेने जाता तो वो मुझे मिलती थी और हम बातें करते थे। कभी कभी उसका हस्बैंड रहता था दुकान पर और कभी कभी नहीं। ऐसे ही टाइम बीत गया और वो अब थोड़ी अपनी पर्सनल परेशानी भी मेरे साथ शेयर करने लगी थी। वो कहने लगी कि मुझे बच्चे का सुख जिंदगी में नहीं मिला। मेरे पति से इतना कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनको सांत्वना दी और उसको शांत रहने को कहा। फिर मैंने उनको कहा कि जो भाग्य में लिखा होता है उसे तुम या मैं बदल नहीं सकते हैं। जो होने वाला है वो तो होकर ही रहता है। बाद में वो शांत हो गई और उसने अपना सर मेरे शोल्डर पर रख दिया। 5 मिनट तक ऐसे ही रहने के बाद वो मेरे से बोली, तुमने एक एहसान किया है हम पर। तो मैंने कहा, कौन सा? किस एहसान की बात कर रही हो तुम? तो उसने कहा, वो पैसे वाली बात कर रही हूँ। फिर मैंने कहा, वो तो मैंने एक दोस्त होने के नाते एक दोस्त की हेल्प की है। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम ना आए तो दोस्ती का क्या फायदा। उसने वो एक पॉइंट पकड़ लिया और बोलने लगी, एक दोस्त दूसरे दोस्त की हेल्प करता है ना, अब मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ ना। मैंने सरप्राइज होते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा, मुझ पर भी एक एहसान कर दो। मैंने उसको देखते हुए कहा, कौन सा एहसान? तो वो बोली, मुझे एक बच्चा चाहिए जो तुम दे सकते हो। प्लीज मना मत करना, क्योंकि मेरे से तो वो हो नहीं सकता है। ऐसा डॉक्टर ने बताया है और मेरे पति को ये बात मालूम नहीं है। प्लीज तुम भी मत बताना इस बात को मेरे पति से। वो मेरे सामने बहुत सी लज्जित सा महसूस करने लगी थी। उसकी निगाहों में एक कसक थी और तड़प थी और भूख थी। वो मुझे एक ललचाई हुई नजरों से देख रही थी। मैं उनकी हालत को समझ रहा था लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में मैंने उसे एक साफ बात बता दी कि मैं अभी वजन हूँ और आज तक मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन करने की इच्छा बहुत है। पर मैं कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। मैं तभी किसी के साथ रोमांस करूंगा जब वो लड़की पूरी तरह से मेरे साथ रोमांस करने के लिए रेडी हो, जब वो मुझे प्यार करे सब कुछ करने के लिए, तभी मैं किसी लड़की को टच करूंगा, क्योंकि मैं एक खानदानी परिवार से हूँ। बाद में उसने मेरे सामने देखा और मुझे कहा, मैं तुम्हें ये सब करने के लिए अल्लो करती हूँ और इसको कोई जबरदस्ती नहीं बल्कि प्रेम समझा जाएगा। बाद में उसने बताया कि उसका पति ये सैटरडे को बाहर जा रहा है और वो घर पर अकेली रहेगी, तो उसने सैटरडे का प्लान फिक्स किया और अब मेरी भी इच्छा रोमांस करने की बत्ती जा रही थी। आखिरकार वो सैटरडे आ ही गया। उसका पति बाहर चले गया और भाभी ने मुझे कॉल कर दिया और बुला लिया। शाम का टाइम था, मैं उसके घर गया तो मैं दंग रह गया। उसने बहुत मस्त घर सजाया हुआ था। बाद में वो किचन में चली गई और मुझे उसने सोफे पर बैठा दिया। हमने नाश्ता किया साथ में और टीवी साथ देखा। उसने मुझसे पहले ही पूछ लिया था कि कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे। मैंने हंसते हुए उसको कह दिया था, आज की शाम जिस काम के नाम है वैसी ही मूवी। वो समझ गई
कि मुझे क्या देखना है और उसने एक इंग्लिश फिल्म लगा दी। मैं तो एकदम से दंग ही रह गया। उसने बताया कि तुम सबसे भी BF देखती है। बाद में मेरे तो राजा फव्वारा मारने लगा था। उसकी साइज बढ़ने लगी थी और नागराज पेंट में तंबू बनाने लगा और वो उसने देख लिया और बोली, बाप रे, इतना बड़ा, जरा मुझे भी तो दिखाओ। तो मैंने उसको शर्त रखी कि पहले आप अपना एक एक चीज दिखाएंगी और मैं अपनी एक चीज दिखाऊंगा। तो वो मान गई और मुझे अपने बेडरूम में ले गई। बेड पर रेड रोजेज बिखरे हुए थे और पूरा कमरा उनकी खुशबू से महक रहा था। उसने साड़ी भी रेड कलर की पहनी हुई थी। मेरी सांसें तेज हो गई थी। वो समझ गई कि मुझे एक किस किया और बोली, जानू, परेशान मत हो, पहली बार में ऐसा होता है। मैंने 1, 2, 3 करके जैसे ही उसके बड़े बड़े और मुलायम नरम टमाटर मेरी सीने को टच करने लगे और मैं बाहर से ही उनको चूमने लगा और एक हाथ से टमाटर चेक करने लगा। क्या बताओ यारो, क्या मस्त फीलिंग थी और क्या मुलायम और नाजुक स्तन थे। और मैंने अपने दांतों से उसके स्तनों को काट लिया। उसके मुंह से एकदम से चीख निकल गई। उसने मुझे दूसरा स्तन मसलने को बोला। थोड़ी देर ऐसे ही चलता रहा और फिर वो ज्यादा बेचैन हो उठी और उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और मेरे शरीर में अपने नाखून गड़ा दिए। मुझे लगने लगा कि अब और ज्यादा देर करना ठीक नहीं है और मैंने अपने नागराज को रगड़ते हुए एक जोर का धक्का मार दिया। नागराज गुफा के अंदर चला गया और हम दोनों ने 20 मिनट तक ऐसे ही प्यार किया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।